वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम आज कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र सेट डी यानी कि एमपी बोर्ड के लिए जो पेपर होने वाला है कल अर्थशास्त्र का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। अर्थशास्त्र वालों के लिए ये रामबाण होने वाला है, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है अगर आपने इस वीडियो को कर लिया, क्योंकि एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, कमेंट सेक्शन में भी उसका जो लिंक है वो पिन कर दूँगा मैं, ठीक है। पूर्णांक 80/80 आप प्राप्त करके आओगे। जिन विद्यार्थियों ने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, दोनों वीडियो को कंप्लीट पूरा वॉच करके जाएं, दोनों को रट के जाएं। आप इजीली 80 में से मान के चलिए, मैं तो यहाँ तक कि कहूँगा 80 आ जाएंगे। अगर 80 से 80 नहीं आए तो मतलब ये मान के चलिए कि 70 में से 75 तो आपको आ ही जाएंगे। 70 से 75 तक तो बिल्कुल आसानी से आने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो कंप्लीट वॉच करना है और एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है आपको। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि मिश्रित, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें जो निजी क्षेत्र होता है और सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसका सह अस्तित्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसे कहा जाता है सीमांत उपयोगिता, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत स्थिर लागत क्या होती है। तो देखिए, औसत स्थिर लागत क्या होती है। औसत जो स्थिर लागत होती है वो उत्पादन बढ़ने पर घटती है, ठीक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे औसत स्थिर लागत घटेगी, ठीक है। चलिए, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। तो देखिए, पूर्ति में जो कमी होती है वो उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण भी होती है, बिल्कुल सही बात है। स्थानांतरण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण भी होती है, बिल्कुल सही बात है। उद्योगों में फर्मों की संख्या में कमी, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गए, इसलिए हम कौन सा ऑप्शन इसमें टिक करेंगे, डी, यानी कि उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। तो देखिए, समूह की बनावट पर ध्यान न देना ये समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, राष्ट्रीय आय एक माप है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय आय होती है देश के कुल उत्पाद की माप, ठीक है। देश का जो टोटल उत्पाद होता है, नाम से ही इसमें स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्रीय आय यानी कि पूरे देश की कुल उत्पाद को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय देश के कुल उत्पाद की माप होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उपभोग फलन का फलनात्मक संबंध है। तो देखिए, उपभोग फलन का फलनात्मक संबंध किससे है, आय एवं उपभोग का, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट सही विकल्प हो जाएंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, आय में वृद्धि होने से कुछ वस्तुओं की मांग रिक्त स्थान जाती है एवं कुछ वस्तुओं की मांग रिक्त स्थान हो जाती है। तो देखिए, आय से अगर वृद्धि होगी आपकी तो कुछ वस्तुओं की मांग तो घटेगी, तो कुछ वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, घट जाती है, और कुछ वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आय में अगर आपकी आय में वृद्धि हो, ठीक है, एक प्रकार से सैलरी में वृद्धि हो, तो कुछ वस्तुओं की मांगे तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि घट जाती है, और कुछ वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या आंसर क्या हो जाएगा, घट एवं बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि निकट प्रतिस्थापन वस्तु आसानी से उपलब्ध नहीं होती है तो उस वस्तु की मांग रिक्त स्थान होगी। तो देखिए, उस वस्तु की मांग कौन सी होगी, बेलोचदार, ठीक है। बेलोचदार यानी कि डॉट, बेलोचदार जिसे इंग्लिश में हम डॉट कहते हैं, ठीक है। तो बेलोचदार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही लागत रिक्त स्थान से ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए, दोनों ही कुल लागत से ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुल लागत से, ठीक है। कुल लागत से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही कुल लागत से ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, पूर्ण प्रतियोगिता एक रिक्त स्थान स्थिति होती है। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति होती है, ऐसी जो पूर्ण प्रतियोगिता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो इसलिए हम इसे काल्पनिक स्थिति में रखेंगे, ठीक है। तो काल्पनिक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान अर्थव्यवस्था
कि वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य घटता है तथा वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति एक ऐसी अर्थव्यवस्था की वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य तो घटता है तथा वस्तु का मूल्य बढ़ता है। तो मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की यह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य तो क्या होता है, घटता है यानी कि कम होता है, और वस्तुओं का मूल्य इसमें बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रभावी मांग का विचार रिक्त स्थान ने प्रस्तुत किया। तो प्रभावी मांग का जो विचार था वो प्रस्तुत किया था कीन्स ने। ठीक है, कीन्स ने प्रस्तुत किया था, ये इसका आप ध्यान रखिए। ठीक है, कीन्स नामक एक व्यक्ति था, उसने प्रभावी मांग का विचार प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको सारे के सारे ही याद करने हैं और इनको तैयार करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए स्तंभ आ को अपन स्तंभ बा से मैच करेंगे। पहला जो है वो पूछा गया है तटस्थता वक्र। तो देखिए तटस्थता वक्र यानी कि जो ग्राफ है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो तटस्थता वक्र है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है मूल्य एवं मांग में। तो देखिए मूल्य और मांग दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो दोनों में विपरीत संबंध है। ठीक है, विपरीत संबंध है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है सामान्य मूल्य बराबर होता है। तो देखिए जो सामान्य मूल्य बराबर होता है वो होता है औसत लागत के। ठीक है, डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वस्तु की पूर्ति का संबंध। तो देखिए वस्तु की पूर्ति का संबंध किससे होता है, वस्तु की लागत से। ठीक है, तो वस्तु की पूर्ति का संबंध होता है वस्तु की लागत से, यानी कि गा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आधिक्य बजट। तो देखिए आधिक्य बजट क्या होता है, आधिक्य जो बजट होता है वो होता है व्यय का आय से अधिक होना, उसे कहते हैं हम आधिक्य बजट। आधिक्य नाम से स्पष्ट है, अधिक बजट। ठीक है, तो व्यय का आय से अधिक होने को क्या कहते हैं, आधिक्य बजट हम कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लास्ट पूछा गया है प्रतिभूति विनिमय दर। तो देखिए इसमें क्या आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, स्टॉक एक्सचेंजर शेयर, इसे कहते हैं हम प्रतिभूति विनिमय दर। तो इस प्रकार से आपकी कंप्लीट सही जोड़ी हो जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए बजट रेखा को एक और नाम से जाना जाता है। बजट रेखा का एक और नाम होता है, वो होता है कीमत रेखा। ठीक है, कीमत रेखा। तो कीमत रेखा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बजट रेखा का एक और नाम होता है कीमत रेखा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उत्पादन फलन के कितने प्रकार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है 2। उत्पादन फलन के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कौन सी आय आर्थिक विकास की सूचक होती है। तो देखिए राष्ट्रीय आय जो होती है, राष्ट्रीय आय, ठीक है, वो होती है आर्थिक विकास की सूचक। तो तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आई। ठीक है, राष्ट्रीय आय जो होती है वो आर्थिक विकास की सूचक होती है। चौथा जो क्वेश्चन है पूछा गया है राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है पूंजी की सीमांत दर किसके बराबर होती है। तो देखिए जो पूंजी की सीमांत दर होती है वो बराबर होती है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा अधिग्रहण की लागत के बराबर। ठीक है, अधिग्रहण की लागत के बराबर। ठीक है, लागत के बराबर होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा क्या, कि पूंजी की सीमांत दर अधिग्रहण की लागत की बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पूर्ण रोजगार हेतु किसमें वृद्धि की आवश्यकता होती है। तो देखिए प्रभावपूर्ण मांग वृद्धि, इसमें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, प्रभावपूर्ण मांग में। ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग में।
ठीक है। पूर्ण रोजगार हेतु प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो मैंने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो पूछे गए हैं निम्नलिखित प्रश्नों में सत्य असत्य लिखिए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये हर साल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इसका खास ध्यान रखना है। पहला जो क्वेश्चन है एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जाना जाता है। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट बात है ये, ठीक है। क्वेश्चन वर्ल्ड में भी आ सकता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको नाम याद रखना है एडम स्मिथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मांग वक्र को औसत आगम वक्र भी कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, देखिए सत्य इसमें आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। मांग वक्र को ही औसत आगम वक्र कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है स्टॉक परिवर्तन एक प्रवाह होता है। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा इसमें भी, ठीक है। तीसरे वाले का भी आंसर आपका आ जाएगा सत्य। चौथा वाला पूछा गया है 1 MPC बराबर MPS होता है। तो बिल्कुल करेक्ट बात है ये भी, इसका आंसर भी आपका सत्य आ जाएगा। पांचवा जो क्वेश्चन है जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है। तो देखिए पांचवे वाले का भी असत्य आ जाएगा, सत्य आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है ये भी सत्य, ठीक है। चलिए भुगतान क्षेत्र का पूंजी खाता हमें ऋण एवं दावों के बारे में बताया था। तो बिल्कुल ये भी सत्य बात है आपकी, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सत्य। लास्ट क्वेश्चन है आपका बैंकिंग खाता चालू खाते की मद है। तो बिल्कुल सही बात है, देखिए बैंकिंग खाता 100% चालू खाते की मद होगा, ठीक है। तो सत्य आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो 2-2 मार्क्स के होते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है अर्थव्यवस्था की कोई 2 केंद्रीय समस्याओं को समझाइए। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि क्या उत्पादन किया जाए, एक तो ये। दूसरा हो जाएगा कैसे उत्पादन किया जाए, एक ही हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा किसके लिए उत्पादन किया जाए। मेन समस्या ये है, ठीक है। एक तो क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, या फिर जनसाधारण की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो 2 समस्याएं हैं वो लिखनी है। तो एक तो हो जाएगा क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा हो जाएगा कैसे उत्पादन किया जाए, तीसरा हो जाएगा किसके लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है। चलिए इसके अथवा वाला भी देख लेते हैं। इसके जो अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आर्थिक क्रियाओं तथा गैर आर्थिक क्रियाओं के बीच में अंतर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। चलिए जब किसी काम के बदले में कोई मेहनत ताना नहीं मिलता है और उसका कोई उद्देश्य भी नहीं रहता है तो उसे हम गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जब हमने कोई काम के बदले में अगर कोई हम मेहनत नहीं मिलती है और उसका कोई उद्देश्य भी नहीं रहता है तो इस टाइप की क्रिया को क्या कहते हैं, गैर आर्थिक क्रिया। जब कोई डॉक्टर अस्पताल में मरीज को देखता है तो वह आर्थिक क्रिया करता है क्योंकि अस्पताल से डॉक्टर को वेतन मिलता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही डॉक्टर जब अपने पिता का इलाज करता है तो वह गैर आर्थिक प्रक्रिया करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस उदाहरण की सहायता से आप समझ सकते हैं आर्थिक प्रक्रिया और गैर आर्थिक क्रिया को, ठीक है। उदाहरण सहित मैंने आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 7वां वाला कुल उत्पाद का अर्थ लिखिए, ठीक है। कुल उत्पाद का अर्थ लिखिए। एक पूछा गया है अल्पकाल अवधि से आप क्या अभिप्राय है। तो मैं आपको दोनों के आंसर दिखा देता हूँ। देखिए कुल उत्पाद का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कुल उत्पाद से अभिप्राय है किसी वस्तु के उस कुल उत्पादन से है जो एक आगत जैसे श्रम के रोजगार के लिए एक निश्चित स्तर द्वारा प्राप्त होता है जबकि अन्य आगतों की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। कुल उत्पाद को श्रम की इकाइयों को बढ़ाने और घटाने से बढ़ाया और घटाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके अथवा वाला भी देख लेते हैं। अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था अल्पकाल अवधि क्या होती है। तो देखिए अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता है कि वह मांग के अनुरूप पूर्ति में परिवर्तन कर सके, ठीक है। अर्थात इतनी कम अवधि में उत्पादक अपनी मशीनरी में परिवर्तित करके पूर्ति को ठीक मांग के अनुरूप करने में असमर्थ होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में श्रम की इष्टतम मात्रा किस प्रकार निर्धारित होती है। ये वाला कर सकते हैं आप, या संतुलन मात्रा वाला कर सकते हैं आप, इजी वाला क्वेश्चन, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं आप। मैं आपको दिखा देता हूँ संतुलन मात्रा क्या होती है। तो देखिए संतुलन मात्रा क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा
संतुलन कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। वस्तु की यह मात्रा ही संतुलन मात्रा कहलाती है। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है, तो इसका आप खास ध्यान रखिए। इसको याद करना है आपको कि संतुलन कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। वस्तु की इसी मात्रा को संतुलन मात्रा कहते हैं। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन पूछा गया है, श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है, और इसके अथवा वाला पूछा गया है, सामान्य मूल्य किसे कहते हैं। तो देखिए दोनों के दोनों ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपको इनके आंसर शो कर देता हूँ। ठीक है, श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है, तो देखिए इसका आंसर इसका हो जाएगा, श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण श्रम की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा संतुलन बिंदु पर किया जाता है। अर्थात जहां मांग एवं पूर्ति बराबर होती है वहीं पर मजदूरी दर का निर्धारण होता है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको इसको खास ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके अथवा वाला भी देख लेते हैं। सामान्य मूल्य से क्या आशय है, तो देखिए अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य से आशय है किसी वस्तु का वह मूल्य जो वस्तु की मांग व पूर्ति की स्थायी शक्तियों द्वारा दीर्घकाल में निश्चित होता है। यह मांग व पूर्ति के स्थायी साम्य का परिणाम होता है। यह मूल्य दीर्घकाल तक रहता है अतः यह मूल्य स्थिर रहता है तथा लागत मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन का इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आय का चक्रीय प्रवाह क्या है या फिर स्थानांतरण भुगतान किसे कहते हैं। तो देखिए दोनों आंसर देख लेते हैं, चलिए फटाफट से। आय का चक्रीय प्रवाह या फिर चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो देखिए आय का चक्रीय प्रवाह या चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था का एक मॉडल है जिसमें प्रमुख विनिमयों को आर्थिक प्रतिनिधियों के बीच धन, वस्तुओं और सेवाओं आदि के प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है। एक बंद परिपथ में, ये देखिए ये क्लोज सरफेस है, एक बंद परिपथ में विनिमय के किए गए पैसों और सामान का प्रवाह मूल्य के अनुरूप होता है लेकिन विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, ये देखिए विपरीत दिशा में चल रहा है, एक तीर इधर है एक तीर इधर है। ठीक है, आप इसको चित्र की सहायता भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इसके अथवा वाला भी देख लेते हैं। के अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था स्थानांतरण भुगतान किसे कहते हैं। तो देखिए एक धन भुगतान जिसके लिए कोई वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, उसे स्थानांतरण भुगतान के रूप में संदर्भित किया जाता है। आप यहीं तक याद रख सकते हैं या फिर इसके आगे भी पढ़ सकते हैं। स्थानीय, राज्य एवं संघीय सरकारों द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को किए गए धन के पुनर्वितरण के प्रयासों और को आमतौर पर स्थानांतरण भुगतान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगेन और इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय आय के लाभों को समझाइए, और इसके अथवा वाला पूछा गया है, दोहरी गणना की समस्या से कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए दोनों के अगेन आंसर देख लेते हैं। चलिए, तो राष्ट्रीय आय से आशय है उस देश की अर्थव्यवस्था में चालू वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक रूप से है। ठीक है, राष्ट्रीय आय से क्या आशय है कि उस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें चालू वर्ष उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक रूप से है। राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को लिया जाता है। राष्ट्रीय आय की सहायता से प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद एवं विकास दर आदि का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये होंगे इसके बेनिफिट्स, इसके फायदे। ठीक है, चलिए इसके अथवा वाला भी देख लेते हैं। इसके अथवा में पूछा गया था कि दोहरी गणना की समस्या से कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रीय आय के अनुमानों का अनुवाद करते समय हमेशा एक से अधिक वस्तुओं को शामिल करने की संभावना होती है जहां केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इससे दोहरी गिनती की समस्या पैदा हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, जो राष्ट्रीय आय की अधिकता का कारण बनती है। सही बात है, बिल्कुल। इसमें जोड़ा गया मूल्य जोड़कर इसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो दोहरी गणना से कैसे बच सकता है, इसमें अगर हम जोड़ा गया मूल्य जोड़ दें तो इससे हम बिल्कुल बच सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके 12वां वाला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, नगद कोषानुपात का अर्थ लिखिए या फिर व्यापारिक बैंकों के कार्य लिखिए। दोनों के मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ। चलिए देखिए नगद कोष अनुपात का क्या अर्थ है। तो देखिए केंद्रीय बैंक के निर्देश अनुसार प्रत्येक बैंक को अपनी मांग जमाओं
का एक निश्चित प्रतिशत कोष नकदी में रखना होता है, जिसे नगद कोष अनुपात कहते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर पाते हैं। ठीक है, चलिए इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य लिखिए, तो देखिए प्राइमरी फंक्शंस यानी कि प्रमुख कार्य व्यापारिक बैंकों के जो दो प्रमुख कार्य वो है, एक तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। बिल्कुल सही बात है, या तो ये जमा स्वीकार भी करेगा और ऋण भी देगा यानी कि लोन भी देगा। चालू निक्षेप यानी कि करंट डिपॉजिट, चालू खाता वह खाता है जिसमें जमा की गई रकम जब चाहे निकाली जा सकती है, बिल्कुल सेविंग अकाउंट्स में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो व्यापारिक बैंक है उसके दो कार्य प्रमुख हो जाएंगे कि एक तो जमा स्वीकार करती है, ये डिपॉजिट करती है कैश को, और ये जो है ऋण भी देती है यानी कि लोन भी देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों इसके कार्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है जे बी से का बाजार का नियम लिखिए। ठीक है, और उपभोग प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, तो दोनों के आंसर अगेन देख लेते हैं। बिल्कुल सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। 2-2 मार्क्स के कंप्लीट जो डेफिनेशन है उनको तैयार करना है। ठीक है, 2 वीडियो अर्थशास्त्र के हो जाएंगे, एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उसमें भी मैंने सारे के सारे बिल्कुल ऐसे जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करके बताया है, तो उस वीडियो को भी आप जाकर जरूर देखना। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पिन कर दूंगा। चलिए इनके आंसर तो देख लेते हैं, जेबीसे का बाजार नियम और उपभोग प्रवृत्ति दोनों के। देखिए जेबीसे का बाजार जो नियम है वो क्या है, जेबीसे का बाजार नियम वस्तु विनिमय एवं मुद्रा विनिमय अर्थव्यवस्था दोनों पर लागू होता है। पहली बात तो ये, एक तो मुद्रा विनिमय और वस्तु विनिमय दोनों पर लागू होता है। क्लासिकल मॉडल में रोजगार और उत्पादन का संतुलन उत्पादन फलन तथा श्रमिकों की मांग पूर्ति के द्वारा होता है, इसे कहते हैं अपन जेबीसे का बाजार नियम। ठीक है, चलिए इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, उपभोग प्रवृत्ति क्या है, तो देखिए कीन्स ने इसकी जो बताया था, कीन्स की अवधारणा, कीन्स के अनुसार आय का जो भाग उपभोग पर व्यय हो जाता है उसे उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे तरलता जाल क्या है, और एक पूछा गया है पूर्ण रोजगार से क्या से। दोनों के दोनों हम देख लेते हैं। बिल्कुल सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिस नहीं करना है एक भी जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए तरलता जाल और पूर्ण रोजगार दोनों के आंसर हम देखते हैं। देखिए तरलता जाल एक विरोधाभासी आर्थिक स्थिति है जिसमें ब्याज दरें बहुत कम होती है और बचत दरें अधिक होती है, जिससे मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। तो ये होता है आपका तरलता जाल। ठीक है, इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसका भी आंसर हम देख लेते हैं। पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं, तो देखिए वह स्थिति जिसमें सभी इच्छुक व्यक्तियों को उनकी रुचि एवं योग्यता अनुसार प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, पूर्ण रोजगार स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम पूर्ण रोजगार स्थिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15th जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में कोई दो अंतर लिखिए। तो देखिए देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्रत्याशित अथवा इच्छित निवेश, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। प्रत्याशित अथवा इच्छित निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। यथार्थ अथवा वास्तविक निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वास्तव में करते हैं। दोनों के बीच में ये आपका अंतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको बता दिया है दोनों में अंतर, प्रत्याशित निवेश और यथार्थ अथवा वास्तविक निवेश में यही अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे आय का स्तर, 16th क्वेश्चन है, आय का स्तर बढ़ने तथा घटने का मांग की लोच पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटकों के नाम। तो देखिए ये वाला इजी क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग आप इसका आंसर देख सकते हैं। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक होते हैं वस्तु की प्रकृति, मांग की कीमत लोच का कम या अधिक होना वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो एक तो वस्तु की प्रकृति इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्थात वस्तु अनिवार्य है या आरामदायक है या विलासिता की है, ये होती है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, 17th कर सकते हैं, 18th कर सकते हैं। पूर्ति के प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आपको एक भी मिस नहीं करना है। मैं एक दो और बता देता हूं क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए
देखिए जो लागत वक्र होता है ये अंग्रेजी वर्णमाला के यू आकार का होता है। क्यों? क्योंकि लागत वक्र यू आकृति के इसलिए होते हैं क्योंकि लागत वक्र उत्पादन के प्रतिफल की तीनों अवस्थाओं को बताता है। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में उत्पादन लागत गिरती है, एक बिंदु पर सीमांत लागत न्यूनतम हो जाती है और फिर तेजी से ऊपर उठने लगती है। ठीक है, इसलिए इसका आकार कैसा होगा, ये गिरेगी और ये फिर एकदम से उठ जाएगी, इसलिए इसका आकार कैसा होगा, यू आकार का होगा। इस कारण लागत का वक्र यू आकार का हो जाता है। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है एक प्रकार से, क्योंकि इसमें क्या लिखना है आपको, एक प्रकार से घटना और बढ़ना, यही तो लिखना है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका और इसको आप तैयार करके रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर एक हाथ और देख लीजिए क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। मांग के नियम के अपवाद, जैसे कि ये वाला देख सकते हैं आप 20 क्वेश्चन वाला, मांग के नियम के अपवाद लिखिए। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। मांग के नियम के अपवाद, देखिए कुछ दशाओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात वस्तु की कीमत के कम होने पर मांग बढ़ने की बजाय कम हो जाती है तथा कीमत के बढ़ने पर मांग घटने के बजाय बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र नीचे की ओर झुकने को बजाय ऊपर की ओर उठ जाता है। इन दशाओं में मांग के नियम को अपवाद कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपके सारे आंसर हो जाएंगे। तो मैंने एमपी बोर्ड क्लास 12th अर्थशास्त्र वालों के लिए 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल आईएमपी पेपर है ये भी, ठीक है, इसी में से पूछा जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, इन दोनों पेपर को आप तैयार करके जाइए। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है बिल्कुल आराम से जाइए और आपका एग्ज़ाम दीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।